नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एक्सेस में। आज हम लोग लाइट शिफ्टर को डिस्कशन करने वाले हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसमें हम लोग लाइट शिफ्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और साथ साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक ना, तो पहला टॉपिक क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग 10 क्लास में प्रकाश का परावर्तन का नियम देखे थे, प्रकाश किसे कहते हैं ये भी पढ़े थे। अब उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश होता है क्या। प्रकाश एक क्या भौतिक ऊर्जा है। प्रकाश एक भौतिक इकाई है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या, लाइट क्या, लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की मदद से जितनी भी चीज होता है, प्रकाश के रिफ्लेक्शंस होगा तभी हम किसी वस्तु को देख। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वही लिखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या, एक प्रकार की जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये कैसा चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय अपने आप के एरिया बनाता है, तो वैसे ये भी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलता है। इसके निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होता है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होता है। प्रकाश ही एक ऐसा चीज है, प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समझना सिर्फ सुनना है। ठीक है, पूरा सुनेंगे, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का देखेंगे। सिर्फ प्रकाश के परावर्तन का ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक ना, इस पर आप लोग को डिस्कशन करना। अभी सुनना क्या चीज है, उसके बाद सुनाना हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। इसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से हम लोग 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़े थे, साउंड को किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम का साउंड नहीं ट्रेवल कर सकता है, निर्वात में साउंड नहीं चल सकता है। इसलिए देखोगे कि स्पेस में जितने भी यात्री जाता है उसको सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनते? हवा है ही नहीं। हवा रहेगा तभी हम आवाज को सुना। आप मेरी बात सुन क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हवा है, हवा के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। बट प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। निर्वात में सबसे ज्यादा इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁻⁴ कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो हमने क्या देखा? प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य से प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगाएगा? सूर्य से प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगाएगा? तो सूर्य से प्रकाश के कितने धरती का आने में कितना समय लगाता है? हम जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होगी? अब जो सूर्य की प्रकाश की जो स्पीड होती है, ऐसे देखेंगे तो कितना होगा? 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 29,97,092 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। इतना स्पीड से प्रकाश की चाल चलती है। तो हमको पता चल के पहला क्वेश्चन क्या रखना? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखना कि सूर्य से धरती तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, और उसकी चाल कितनी हो जाती है? तो 29,97,092 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूर्य की प्रकाश का गमन होता चलता है। आगे लिखिए, जल में प्रकाश की चाल। अब यहाँ तक हो गया कि अलग अलग माध्यम में हम लोग प्रकाश की चाल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चीज में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। बट यहाँ देखेंगे अलग अलग चैप्टर में, टॉपिक में देखेंगे क्या क्या चलेगा। जैसे सूर्य निर्वात में देख ले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पड़े। निर्वात में कितना पड़े? निर्वात मतलब वैक्यूम में। वैक्यूम में कितना पड़ा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पड़े। ठीक है, बट ये जल में कितना चलेगा? वाटर में, जल में कितना चलेगा? ये जल में कितना होगा? जल में इसकी चाल कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कम होता है। निर्वात में सबसे ज्यादा इसका जल में कितना होगा? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जल में चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश की अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो यहाँ प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अब इसमें वस्तु के बारे में देखेंगे। प्रकाश, चलो हम लोग क्या देख रहे थे? प्रदीप्त किरणें। प्रदीप्त किरणें किसको? प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिसमें अपना प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया जलता हुआ, बुझा हुआ लालटेन नहीं, जलता हुआ लालटेन।
जलती हुई ढेबरी की बात कर लेंगे, जैसे दिया बलते हैं, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं में आ जाएंगे, ये सब प्रदीप्त। अदीप्त जो अंधेरे में दिखाई ना दे, संसार में जितनी भी वस्तु है जो अंधेरे में दिखाई ना देता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे ये चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है क्या, नहीं है। धरती के पास अपना प्रकाश है क्या, नहीं है। मेज, कुर्सी, टेबल, कलम, कॉपी, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा गया इसमें आगे, क्या है प्रदीप्त वस्तुएं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जो जलता हुआ जो दिखाई रोशनी होता है, उससे अनंत किरणें निकलती है, ये बोला जा सकता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि प्रदीप्त वस्तुएं से कितनी किरणें निकलते हैं, तो अनंत किरणें निकलती है, जिसको हम लोग गणना नहीं कर सकते। तो इस किरण समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इस समुदाय को क्या कहते हैं, क्या याद रहेगा, किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज कितना हो जाएगा, दो प्रकार का किरण पुंज होगा। एक हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा, अपसारी और अभिसारी। वैसी किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होगी या निकलती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। जैसे लाइट जला दी, बल्ब जला दिए, बल्ब से किरण निकलेगी ना, तो अपसारी मतलब अप केंद्रित करना, बाहर की ओर करना, और अभिसारी मतलब अपनी ओर लेना। तो अभिसारी किरण पुंज का वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। और एक हो जाती है समानांतर किरण पुंज। तीन प्रकार के किरण पुंज पढ़िएगा, एक अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिससे किरणों के समूह क्या एक दूसरे के पैरेलल चलती, समानांतर चलती हुई प्रतीत होती है, चलती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जो समांतर चलते हुए चलेगी, ठीक है, ये समानांतर किरण पुंज। पहला क्या चीज देखिए हम लोग, इसमें पहला चीज टॉपिक याद कर लिए, क्या पहला टॉपिक क्या याद कर लिए, पढ़ लिए हम लोग, इसमें चलो बोर्ड पे ले जाते हैं। ठीक है, चलो पहला चीज क्या देखें हम लोग, पहला चीज देखें कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहला चीज देखिए प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, एक बार रिमेंबर कर लेते हैं किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या, प्रकाश एक भौतिक इकाई जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, देख पाते हैं। निर्वात में, दूसरा बात की, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चल रही थी निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखें हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या देखें, तीसरा पॉइंट जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जल में प्रकाश की चाल है भैया। ठीक है, आगे और क्या देखे थे हम लोग, आगे क्या देखे कि सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य से क्या देखेंगे, धरती तक, सूर्य से धरती तक आने में कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग रहा था। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग रहा था। इसकी स्पीड कितनी होती है, सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 29,97,092 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश चलती है। यहां तक समझ में आई बात। और आगे क्या देखिए हम लोग, रिमेंबर हो जा रहा, आगे क्या देखिए, किरण पुंज देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह, किसको कहें, किरणों के समूह को क्या कहें हम लोग, किरणों के समूह को किरण पुंज कहे। कोई दिक्कत, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के हो जाएंगे, किरण पुंज 3 प्रकार के हो जाएंगे। किरण पुंज कितने हो जाएंगे, 3 प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अपसारी, दूसरा क्या पढ़ेंगे, अभिसारी, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, समानांतर किरण पुंज। तीसरा क्या पढ़ेंगे, समानांतर किरण। अपसारी किरण पुंज क्या होगा, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होगी, जिससे प्रकाश, जैसे एक पॉइंट है जिससे एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश की। और जब एक दूसरे के समानांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आई बात इतना। आगे क्या टॉपिक मेरा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरणें, जब किसी चिकने माध्यम से, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखा, प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटता है, इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा का अभिलंब के समान कोण बनाती है। जब प्रकाश की किरण आती है और किसी परावर्तक सतह से, ऐसे बनाएंगे, जब कोई परावर्तक सतह, मान लेते हैं परावर्तक सतह है, जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो उसी के बीच में एक अभिलंब किरण होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब से जो कोण बनाएगा तो दो प्रकार का कोण बनाएगा, एक होगा आपतन कोण बनाएगा, एक होगा परावर्तन कोण बनाएगा, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत? ये परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का काम होता है। परावर्तन का नियम की बात करें, दो परावर्तन का नियम पढ़ेंगे हम लोग। कितना पढ़ेंगे? दो परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। परावर्तन का कितना नियम पढ़ेंगे? दो नियम पढ़ेंगे परावर्तन का। परावर्तन का दो नियम पढ़ें। पहला क्या पढ़ेंगे? जब आपतित किरण, क्या पढ़ेंगे? जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा तो पहला नियम कहता है कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब आती हुई किरण, जो प्रकाश से किरण पुंज से किरण आएगी उसे आपतित किरण कहेंगे। और जब रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो वापस जाएगा उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और उसी के बीच में हम जानते हैं किसी भी वस्तु के बीचों बीच अभिलंब एक बना हुआ रहता है, जिसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम क्या किया गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल पे होगा। याद, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पे, एक ही सरफेस पे है। दूसरा नियम कहता है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। जब अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? आपस में बड़े समान होंगे, बड़े नहीं समान होंगे। परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होगा? दोनों आपस में समान होंगे। चल देखो अगला टॉपिक क्या है मेरा? प्रतिबिंब है, इमेज के बारे में क्लियर करेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब किसी दूसरे बिंदु तक मिलती है तो वहां पे क्या कहते हैं? उसको इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात मतलब परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब मान लो बाबू कोई परावर्तक सतह है, मान लो ये परावर्तक सतह है, ठीक है, यहां से कोई किरण को हम रख देते हैं, कोई वस्तु को रखें, जब यहां से कोई वस्तु प्रतिबिंब ये समानांतर क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण गई, जब इसको टकराने के बाद वापस गई और एक क्या हो गया? यहाँ फोकस को काटते हुए यहां से गई, तो यहाँ पे जो प्रकाश का जो प्रतिच्छेदन हुआ, जिस बिंदु पर दो किरण आपस में मिलती है तो वहीं पर क्या कहते हैं? क्या? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमको आप देख रहे हैं, हमको सीधा सीधा नहीं देख रहे हैं, हम लोग उल्टा देख रहे हैं। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों के अंदर में, रेटिना के अंदर में, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बट हमारे मस्तिष्क क्या करती है? उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमको दिखाती है। अब मान लीजिए हम खड़े आपके सामने बैठे हैं, हमको उल्टा टंगरिया ऊपर दिखेगा, मुड़िया नीचे दिखेगा, तो समझ में आएगा कि कौन बैठा है? तो हमारी रेटिना तो बना दी, रेटिना का काम है, आंख जो लेंस लगा हुआ, लेंस का हमारा फोटो कैप्चर किया, अंदर में इमेज फॉर्मेशन किया, कौन? रेटिना के अंदर बनेगा। और रेटिना तो उल्टा प्रतिबिंब बना दिया, दिमाग समझ में ना आ रहा है कैसा आदमी है, तो ब्रेन क्या करेगा? उसको सही करके हमको सीधा शो कर देगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे? प्रतिबिंब समझ में आएगी बात? प्रतिबिंब क्या? जब दो प्रकाश की, जब क्या करें? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से टकराकर परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है तो प्रकाश का, उस वस्तु का इमेज बनता, उस वस्तु का इमेज बनता। प्रतिबिंब दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं? आभासी या काल्पनिक, जो बोलिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? जिसको रियल इमेज कहते हैं। देखो, जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है,
जब वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी सतह का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या होगा, हमारे सामने बनेगा, वो मिरर रिफ्लेक्शन सरफेस के सामने बनेगा, जो परावर्तक सतह का उसके सामने बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि सामने बना तो वास्तविक, वास्तविक किसको बोलते हैं, जिसको आप सामने देखते, वास्तव में आपको देखा मैंने, तो वास्तविक प्रतिबिंब सामने सामने देखा। और आभासी मतलब पीछे बनता होगा, ये पता नहीं है बनता होगा, तो उसे काल्पनिक कहेंगे। ठीक है, कल्पना के दृष्टिकोण से जब सपना देखते हैं तो काल्पनिक होता है। और आपने हमें देख लिया, आपने पटा भात खाया तो वास्तविक में खाया, आपने पटा भात अपने खाने का सपना देखा तो काल्पनिक में देखा, कल्पना हो गया, कल्पना के हम खाए थे, खाएंगे। ठीक है, हम एग्जाम देने जाएंगे, ये कल्पना है, अभी वास्तव में हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या जब प्रकाश के बाद, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और याद रखना, ये हमेशा क्या होगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ देगा उल्टा, इसी बीच में पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होगा। हमेशा प्रकृति कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, कोई दिक्कत। अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश परावर्तन के बाद, क्या बोले, जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किसी वस्तु से टकराने के वो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमें किसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ कल्पना में देख सकते हैं हम लोग। यह सदैव क्या होता है, सीधा होगा। सपना आप देखते हैं, हमेशा सीधा सीधा सपना देखते हैं। समतल दर्पण से बना, हमें एक क्वेश्चन याद रखना है, इसे पूछेगा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण पर जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, आभासी होगा। समतल दर्पण पर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, कि समतल दर्पण पर प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। सदैव क्या होगा, आभासी होगा। आभासी होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा। कोई दिक्कत। चलें, अब देखिए उत्पत्ति के कारण और प्रकृति देखेंगे अलग अलग प्रतिबिंब का। देखेंगे पहला प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। पहला, उत्पत्ति के कारण परावर्तन के बाद किरणें वस्तुतः नहीं मिलती परंतु काल्पनिक तौर पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसका प्रकृति कैसा हुआ, मिलती हुई प्रतीत होगा। वास्तव में हमको दिखाई नहीं देगा कहाँ मिल रहा है ये, या हो सकता है मिरर के पीछे मिले, कहीं मिल रहा है जरूर। इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसकी प्रकृति क्या, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत। अगला देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का डिफरेंस देखेंगे। आप पूछेगा दोनों में अंतर क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का अंतर क्या देखेंगे, परावर्तन के बाद किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे को मिलती है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तव में मिलेगा उसे वास्तविक, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या करेंगे, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सदैव क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सदैव कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत। अब यहां से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए पूछ देगा। क्या पूछ देगा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ हमको दिया हुआ क्या रहेगा, दर्पण में कौन थीटा दिया हुआ रहेगा। थीटा अगर क्या बोला गया, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंबों की संख्या निकाल। हमको थीटा दिया हुआ रहेगा और टोटल एंगल पता है, हमको 360 डिग्री होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे बाबू, हमको फॉर्मूला याद कर लेना कि नंबर ऑफ निकालना प्रतिबिंब, तो n बराबर क्या, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। देखो अगर क्या बोल दिया, यदि n बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1 का मान पूर्णांक ना हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अगले पूर्णांक के बराबर होगी। मतलब अगर ये पूर्णांक संख्या ना होगा
पूर्णांक में, पूर्णांक मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, ये अगले पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। इसके बारे में याद रखना। तो समतल दर्पण के द्वारा कुछ जब भी आप बात करें निकालेंगे तो अगला क्वेश्चन जब आएगा तब इसमें बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब समतल दर्पण के कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या, प्रतिबिंब देखने के लिए क्या, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना है कि जब भी पूछेंगे किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो क्या करें, दर्पण का लंबाई जो होगा, दर्पण का लंबाई जो होगा व्यक्ति के ऊंचाई के आधी होना चाहिए। आधा मतलब किसका ऊंचाई लंबाई आधा होना चाहिए, दर्पण का लंबाई आधा होना चाहिए, तब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखा जाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। अनंत तथा शून्य होती है, क्षमता क्या होती है, शून्य होती है, क्षमता शून्य होती है। इसकी जब समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता इसकी क्या होगी, शून्य होगी। और समतल दर्पण का फोकस दूरी कुछ लिमिटेशन नहीं, अनंत होगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फोकस दूरी जो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी और इसकी क्षमता क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्या इसमें बात करेंगे हम लोग यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है, मतलब कोनो चाल से चल रही है, तो प्रतिबिंब की वस्तु, प्रतिबिंब क्या लिखे, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी चाल की। जब मान लो यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, जब यहाँ से वस्तु, मान लो कोई वस्तु है भी चाल से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, दर्पण की ओर चल रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा तो वस्तु का सापेक्षिक चाल प्रतिबिंब का क्या होगा, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, 2v के बराबर होगा, 2 गुना हो जाएगा, 2v के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2v के बराबर हो जाएगा। चलो देखें क्या देख बोले हम लोग, जब वस्तु क्या होगा, वस्तु की जो समतल दर्पण की ओर चाल जो होगी, अगर v चाल से चलेगी तो प्रतिबिंब का चाल कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। समतल दर्पण का घूमना, समतल दर्पण का घूमना मतलब रोटेशन ऑफ द प्लेन, रोटेशन करवाएंगे, घुमाएंगे तो क्या, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए समतल दर्पण को, किससे, थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा। जो परावर्तित किरण जो होगा, जो रिफ्लेक्टिंग रे हो जाएगा वो कितना, 2 थीटा से घूमेगा, 2 गुना घूमेगा, ठीक है, 2 गुना घूम जाए। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे कोण से घूमेगा, परावर्तक किरण कैसे घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा। क्वेश्चन इसी में देखेंगे आगे। उसके बाद होगा विस्तृत परावर्तन, विस्तृत परावर्तन जिसको डिस्पर्स रिफ्लेक्शन का, डिस्पर्स रिफ्लेक्शन। विस्तृत परावर्तन क्या, किसी खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विस्तृत परावर्तन। हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, ये क्या होंगे विस्तृत परावर्तन के बारे में क्लास 8 में पढ़े होंगे। जैसे जिग जैग एरिया से गुजरती है, जिग जैग रिफ्लेक्शन एरिया हो जाए, जैसे ऐसे 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 रहेगा, तो इसमें परावर्तित किरण को विस्तृत परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो क्या किसी खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। आगे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन लेटरल इंटरफेस कहते हैं, जिसमें हम लोग मिरर में देखते हैं ना, तो दायां बायां दिखाई देता, बायां दायां दिखाई देता, ये होता है ना। तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है, लेटरल इन्वर्सन कहलाता है, इन्वर्सेशन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। सममित के कारण अंग्रेजी के अक्षरों को AHIM OTUVWXY के प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। अगर ये सब देखें, पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से अंग्रेजी अक्षरों का पार्श्विक परिवर्तन नहीं दिखाई देता, पार्श्व परिवर्तन नहीं दिखाई देता, कौन से अंग्रेजी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता, प्रतिबिंब पास अनुभव नहीं होता। कौन कौन सा, ए का, ए, एच का, आई का, एम का, ओ का, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई का, इस सब का उल्टा प्रतिबिंब को अनुभव पार्श्व परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इस सब वस्तु को पूछ देगा, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। ए दे देगा, ठीक है, ए दे देगा, और उसके बाद पी दे देगा, जेड दे देगा, उसके बाद बी दे देगा, उसके बाद सी दे देगा। तो ऑप्शन में क्या दे देंगे हम लोग, ए लिख देंगे। कोई दिक्कत, चलिए
उदाहरण के लिए क्या देखते हैं, यदि क्या देखो क्या दिया उदाहरण के लिए, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 50 डिग्री है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है 50 डिग्री, तो उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या, ऊपर जो बोले थे प्रतिबिंबों की संख्या निकाल, तो हमको पता है n बराबर क्या होता है 360 डिवाइड बाय थीटा -1, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था, तो हमको फॉर्मूला से देखेंगे कि क्या 360 डिवाइड बाय थीटा कितना 50 दिया हुआ -1, जब इसको सॉल्व करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 6.2 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6.2। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पॉइंट में दे दिया, यहाँ पे क्या दिया गया पॉइंट में 6.2 दे दिया, तो हमने वहां पे नोट में क्या पढ़े थे, अगर प्रतिबिंबों की संख्या पूर्णांक में ना हो, अगर इसका मान जो है पूर्णांक में ना आ जाएगा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा ना आ जाए, पूरा पूरा अगर 6 रहता तो ठीक था, 6.2 आ गया, पूर्णांक में नहीं ना है, डेसिमल, अगर पूर्णांक में तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर, पिछला नहीं अगले हो जाएगा, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, इसलिए इसका क्या प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बात क्लियर, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक है प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन। अब देखेंगे प्रकाश का, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरती है, क्या, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो उसमें विद्यमान जो धूल कण होता है उससे प्रकाश क्या होता है हर एक दिशा में फैलने लगता है। जब प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब किसी प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरेगी तो वहां पे धूल कण होगा ही, माध्यम में जब धूल कण से टकराकर प्रकाश का क्या होगा परिकिरणन, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैलने लगेगा, तो वही फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम, किस प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है, लाल रंग का। इसलिए रेलवे लाइट के लिए, रेलवे को स्टॉप करने के लिए डेंजर के रूप में रेड लाइट का यूज करते हैं। क्यों लाल प्रकाश का, लाल किरण का यूज किया जाता है, लाल लाइट का, लाल बत्ती का, क्योंकि लाल का परिकिरणन सबसे कम। अगर परिकिरणन कम होगा तो वो सीधा न सीधा दिखेगा, दूर से ही दिख जाएगा, वहीं फैल जाता वो तो दिखाई देगा। जो लाइट फैल जाएगा वहीं से दिखेगा। तो लाल दो ट्रेन जा रही है, आगे रेड बत्ती चल गया, दिखिए नहीं रहा, ढोड़स दिया जाके। तो प्रकाश का कौन सी लाइट का परिकिरणन सबसे कम, लाल रंग का, तथा बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। किस रंग का परिकिरणन सबसे अधिक, बैगनी रंग का। इसलिए जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सबसे ज्यादा कम किसको दिखाई देता है, बैगनी कलर दिखाई देगा, क्योंकि वो फैल जाता है हर जगह। अब बैगनी कलर का कपड़ा पहनोगे, लाइट मारेंगे तो दूर से नहीं झकझकाओगे, इसलिए कारो आदमी लाल कपड़ा पहने झकझको दूर से दिख जाता है, लाइट मारेगा झकझको आप दिखेगा, लगता नहीं। इसलिए ब्याह शादी देखना लाल कपड़ा पहनते हैं, इसलिए लड़का दुल्हन क्या करती है, ब्याह शादी में दुल्हन को कौन से लहंगा पहनाया जाता है, बैगनी कलर का लहंगा नहीं, लाल कलर का लहंगा पहनती ज्यादातर, मेरून कलर लाल कलर का पहनती, दूर से झकझको आ जाए, एकदम मारी फोकस एकदम कैमरा वाला तो दूर से दिख जाएगा। तो इसलिए लाल कलर का परिकिरणन सबसे कम, बैगनी कलर का परिकिरणन सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत, आगे देखिए बैगनी तथा नीले प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जब आकाश में प्रकाश का परिकिरणन होता है, जब प्रकाश का परिकिरणन होगा तो वहां बैगनी रंग और नीला रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होगा, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है हमको। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। झकझकवा देना, एकदम बैगनी कलर का कपड़ा पहनोगे पता चलेगा कि दुल्हन कहाँ है दूल्हा कहाँ है, ठीक है। इसलिए देखो, इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि क्या होगा, यही प्रकाश के किरण के कारण क्या, प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल, क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। कोनो दिक्कत, समझ में आई बात। अब यहाँ से जो इसका क्वेश्चन जो होगा, देखो इसका जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्या अगले क्लास में कर लेंगे। कोई दिक्कत, एमसीक्यू क्वेश्चन किस में करेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या फिर से रिवीजन कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, एक शॉर्ट रिवीजन। तो देखो अब जब हमको क्या बोला था, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए, अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे पहला फॉर्मूला याद रखना है,
360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1। अगर इस कंडीशन में, अगर ये फॉर्मूला से कंडीशन, अगर कोई ना इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू जो मान जो होगा पूर्णांक में नहीं आएगा, अगर पूर्णांक में नहीं आया तो क्या लेंगे, अगला पूर्णांक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अगला पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, अगला पूर्णांक ले लेंगे। ये हो जाएगा पहला थ्योरम, रिवीजन हो गया। अगला पूर्णांक, आगे क्या पढ़े थे हम लोग, आगे क्या पढ़े थे कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में अगर समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण में अगर वस्तु की चाल अगर समतल दर्पण की ओर भी चाल से चल रही है तो प्रतिबिंब का चाल कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का चाल 2b हो जाएगा, प्रतिबिंब का चाल 2b हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रतिबिंब का चाल कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करते हैं, समतल दर्पण, अगर समतल दर्पण को कौन से घुमाया जाए, अगर थीटा कौन से समतल दर्पण को घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण कितने एंगल से घूमेगी, 2 थीटा से घूमेगी। कितने एंगल से, 2 थीटा से घूम जाएगी। ये हो जाए। पार्श्विक परिवर्तन की बात पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन में बात करेंगे, दायां बायां दिखाई देगा, बायां दायां दिखाई देगा। कौन से अल्फाबेट लेटर जो हो जाएंगे, कौन से इंग्लिश का अल्फा लेटर जिसका पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं होता, कौन कौन सा, ए एच आई एम, ओ टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, इतने का क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं दिखाई देता है। कोई दिक्कत, इतने जैसे AHIM OTV UWXY, इसका क्या होगा, पार्श्व परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। अगला बात किए थे हम लोग क्या, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन देखे थे। प्रकाश का परिकिरणन में क्या देखिए कि प्रकाश का परिकिरणन, जब प्रकाश की कण किसी वस्तु, किसी माध्यम से जाने के बाद धूल कण से टकराने पर फैलने की प्रक्रिया, प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को क्या कहें हम लोग, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। किस रंग का परिवर्तन, किस रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा, लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा, लाल रंग का परिकिरणन सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका, बैंगनी और नीला। सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का, और सबसे ज्यादा बैंगनी और नीला। सबसे कम किस रंग का परिकिरणन होगा, लाल रंग। सबसे कम, कंफ्यूजन है, कम लाल, कम लाल, कम लाल, कम लाल, कम में लाल रंग हो जाएगा, लाल कम करेंगे इसे, लाल कम, कम लाल बोलते हैं, लल्ला आ जा, लल्ला आ जाओ, कम लल्ला, ऐसे याद करना, कम लल्ला तो कम से लाल, और ज्यादा से बैंगनी और नीला, ज्यादा बैंगनी और नीला, ज्यादा बैंगनी और नीला। इसलिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में नीले रंग और बैंगनी रंग का परिकिरणन ज्यादा होने के कारण आकाश में क्या, नीला रंग फैल जाता है, नीला रंग फैल जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलो यहाँ तक रिवीजन भी करवा दिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। अब क्या करेंगे, इसका जो MCQ होगा, इसका प्रकाश का परावर्तन का MCQ हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। कोई दिक्कत।